पौधों का वर्गीकरण हमने पहले भी जाना था कि वर्गीकरण आसानी से पढ़ने के लिए वैज्ञानिकों ने उन्हें समानता और असमानता के आधार पे उन्हें समूहीकरण उनका किया और उसको हम वर्गीकरण कहते हैं। तो पौधों में वर्गीकरण किस किस आधार पे है? पुष्प के आधार पर। पुष्प का मतलब होता है फूल, तो फूल के आधार पर हमने वर्गीकृत किया। कुछ पुष्पी पौधे होते हैं यानी जिनमें फूल लगते हैं और कुछ अपुष्पी पौधे होते हैं। आइए इनके अंतर को हम जानें। तो जैसे कि नाम हमें बता रहा है, पुष्पी पौधे यानी इनमें पुष्प होते हैं, फूल होते हैं, और जिस पौधे में फूल लगते हैं उसमें फल भी लगते हैं। परंतु अपुष्पी पौधों में फूल यानी पुष्प नहीं लगते, इसलिए इनमें फल भी नहीं होते हैं। पुष्पी पौधे में जड़, तना और पत्तियां पूर्ण तरीके से विकसित होती हैं, परंतु अपुष्पी पौधों में जड़, तना, पत्तियां विकसित और स्पष्ट नहीं होती हैं। और इसका यदि हम उदाहरण देखें तो पुष्पी पौधे जैसे कि गुलाब के फूल तो सबको पसंद है, और अपुष्पी पौधे यानी कि कवक। तो बच्चों, आपके लिए एक एक्टिविटी ये है कि आप अपने आसपास के बगीचे में, बाग में या पार्क में जब आप जाते हैं तो वहाँ कई प्रकार के पेड़ पौधे आपको देखने को मिलते हैं। तो उसमें से पुष्पी और अपुष्पी पौधों के बारे में जानकर अपनी कार्य पुस्तिका में अवश्य उसको लिखिएगा। अगला आधार था बच्चों आकार के आधार पर, पौधों के आकार के आधार पर। तो उसमें है शाख, झाड़ी और वृक्ष। तो हम इन्हें एक एक करके जानते हैं। शाख क्या होता है? शाख यानी कि ऐसे पौधे जो 1 मीटर से कम होते हैं, उनकी ऊंचाई 1 मीटर से कम होती है, और ऐसे पौधों की जो का तना होता है वो बहुत कोमल होता है, कमजोर होता है। तो वो हुआ शाख। अब शाख का उदाहरण जैसे कि मटर है ना, तो इसमें देख रहे हैं आप, इसका जो तना होता है वो बहुत ही कोमल होता है, और ये इस पेड़ का जो आकार है, जो ऊंचाई है, वो 1 मीटर से छोटी होती है। अब हम बात करते हैं झाड़ी की। तो झाड़ी, इसकी ऊंचाई 1 मीटर से लेकर 3 मीटर तक होती है, परंतु इसकी मुख्य तना हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि इस तरीके के पौधों में बहुत सारी शाखाएं निकलती हैं। और ये आपने ज़रूर देखा है, जैसे कि गुलाब का फूल या करौंदा वगैरह जो होता है, इसमें क्या होता है कि ये झाड़ी के रूप में होता है, और गुलाब भी झाड़ी ही कहलाता है, क्योंकि आपने देखा होगा उसमें मुख्य तना नहीं होता और बहुत सारी शाखाएं उसमें निकलती हैं, और वो 1 से 3 मीटर तक की ऊंचाई का होता है। उसके बाद हम बात करते हैं वृक्ष की। तो वृक्ष क्या होते हैं? वृक्ष तो आप जानते हैं, पेड़ जो 3 मीटर से ऊंचा पौधे होते हैं उन्हें हम वृक्ष कहते हैं, और इनका जो तना होता है वो बेलनाकार होता है और बहुत मजबूत होता है, स्ट्रांग होता है। तो वृक्ष का उदाहरण जैसे कि नीम का पेड़, आम का पेड़ है ना, बहुत सारे पेड़ आपने आसपास देखते हैं, तो वो सभी वृक्ष कहलाते हैं। अब हम अगले आधार पे चलते हैं, वो है आयु के आधार पर। बच्चों, जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जंतुओं की आयु होती है, उसी तरह से पेड़ पौधों की भी आयु होती है। तो उसके आधार पे 1 वर्षीय पौधे, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय पौधे होते हैं। अब हम पहले 1 वर्षीय पौधे के बारे में बात करेंगे। 1 वर्षीय पौधे वो होते हैं जिनका जीवन चक्र कुछ महीनों का होता है, यानी कि ये आप मत सोचिएगा कि 1 साल का होता है, मतलब एक साल से कम कुछ महीनों का होता है जीवन चक्र। उन्हें 1 वर्षीय पौधे कहते हैं, जैसे कि गेहूं, धान, ये सब 1 वर्षीय पौधे होते हैं। फिर हम बात करते हैं द्विवर्षीय पौधों की। तो द्विवर्षीय पौधों में क्या होता है बच्चों कि पहले वर्ष में उनका तना, जड़, पत्तियां ये सब अच्छी तरह से विकसित हो जाती हैं, और दूसरे वर्ष में फल और फूल लगने लगते हैं,
और दूसरा वर्ष समाप्त होते होते उनका जीवन चक्र समाप्त हो जाता है। तो ये हुए द्विवर्षीय पौधे, जैसे कि डेजी का फूल होता है। उसके बाद हम बात करते हैं बहुवर्षीय पौधे। तो बहुवर्षीय पौधों का अर्थ होता है कि बहुत सारे सालों तक वो जीवित रहते हैं, उनका जीवन चक्र बहुत कई सालों तक का होता है। और इसमें क्या होता है, हर साल उनमें फूल और फल लगते रहते हैं। ये पौधे शाख भी हो सकते हैं, झाड़ी भी हो सकती है और वृक्ष भी हो सकते हैं, और ये कई साल तक जीवित रहते हैं। तो देखो बच्चों, हमने पौधों का वर्गीकरण क्या क्या आधार लिया था? पुष्प के आधार पर, यानी कि फूल है या नहीं है। फिर आकार के आधार पर, यानी कि वो 1 मीटर से छोटे हैं, 1 से 3 मीटर के हैं तो वो झाड़ी कहलाते हैं, 3 मीटर से ऊंचे हैं तो वो वृक्ष कहलाते हैं। और फिर हमने आयु के आधार पर लिया 1 वर्षीय, द्विवर्षीय और बहुवर्षीय। तो इस तरीके से इनको वर्गीकृत किया गया। अब बच्चों हम बात करेंगे पौधों के विभिन्न भागों की संरचना और उनके कार्य। अब पौधे में क्या क्या चीजें होती हैं पहले हम ये जानेंगे, और वो क्या क्या कार्य करते हैं, वो किस लिए उपयोगी होते हैं, ये भी तो जानना जरूरी है ना। तो देखिए बच्चों, ये एक छोटा सा नन्हा सा पौधा है, आइए हम इसके बारे में जानते हैं। बच्चों, जमीन के नीचे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम जड़ तंत्र कहते हैं। ये तो हम जानते हैं कि भूमि के नीचे जड़ें होती हैं, तो भूमि के नीचे का जितना भी हिस्सा होता है उसे हम जड़ तंत्र कहते हैं। और भूमि से ऊपर का जो हिस्सा होता है उसे प्ररोह तंत्र कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्ररोह तंत्र। प्ररोह तंत्र में तना, पत्तियां, फल और पुष्प यानी फूल, ये प्ररोह तंत्र का हिस्सा होते हैं। जड़ों में कुछ जो मेन जड़ होती है, मुख्य जड़, उसे प्राथमिक जड़ बोलते हैं, और जो प्राथमिक जड़ से शाखा निकलती है उसे द्वितीयक जड़ बोलते हैं। तो सबसे पहले हम अब जो पौधे के विभिन्न भागों के बारे में जानना है, तो सबसे पहले हम जड़ के बारे में जानते हैं। तो जड़ें बच्चों 2 प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो अब आपको इसके बीच में अंतर स्पष्ट हो रहा होगा कि जो मूसला जड़ है इसमें मुख्य जड़, ये मोटी वाली, ये मुख्य जड़ है जिसको प्राथमिक जड़ कहते हैं। और प्राथमिक जड़ से जो दूसरी शाखाएं निकल रही हैं इन्हें द्वितीयक जड़ बोलते हैं, और द्वितीयक जड़ से भी जो शाखा निकलती है उन्हें तृतीयक जड़ बोलते हैं। तो मूसला जड़ ये है, इसके उदाहरण है जैसे कि चना, मटर, ये मूसला जड़ के उदाहरण हैं। अब हम अगली जड़ के बारे में बात करते हैं, यानी कि अपस्थानिक जड़ के बारे में। तो अपस्थानिक जड़ जैसे कि तने के नीचे से ही इसमें बहुत सारी शाखाएं निकलने, देखिए ये तना है, इसमें से बहुत सारी शाखाएं निकल रही हैं रेशे की भांति। तो इस तरीके की जड़ों को अपस्थानिक जड़ कहते हैं। और इसके उदाहरण हैं जैसे कि गेहूं, और गेहूं होता है, इसमें मुख्य जो तना है, तने में से बहुत सारे रेशे निकलते हैं, इसका उदाहरण मक्का भी है। तो जड़ हमने जाना कि जड़ 2 प्रकार की होती है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। अब जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं? तो बच्चों, जड़ जो है पौधों को भूमि में स्थिर रखती है ना, उसको मजबूती देती है पेड़ को, तभी तो वो पेड़ एक ही जगह पर रहता है। और दूसरी चीज, जड़ों से हमने ये भी जाना था कि पानी जड़ों से अवशोषित होकर पानी के साथ, जल के साथ साथ उसमें घुले हुए लवण भी अवशोषित होकर कहाँ पर आते हैं? पत्तों पर आते हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। और तीसरा कार्य जड़ों का है कि जड़ें भूमि को जकड़ के रखती हैं, मिट्टी को बहुत जकड़ के इस तरीके से रखती हैं, तो उसके कारण बाढ़ जैसी स्थिति में मृदा अपरदन नहीं होता है। तो जड़ों के ये कार्य होते हैं।